हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नेचर। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो क्या होता है। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में जो है ये जो होता है ना, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन का समरी होता है। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है कि समरी ऑफ करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि जो साल अभी चल रहा है उस साल के अंदर में कितनी इनकम या फिर कितनी एक्सपेंसेस हुई हैं उसका जो है समरी इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखा जाता है। किसका? इनकम और एक्सपेंसेस का, जो कि अभी करंट ईयर में चल रहा है। दूसरा पॉइंट है रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, रिकॉर्ड्स transaction related to both revenue and capital nature। मतलब कि जो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट होता है ना, उसके अंदर में जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को? रिसिप्ट्स और कैपिटल दोनों टाइप के नेचर्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है कि रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू रेवेन्यू नेचर ओनली। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो होती है, लेकिन वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तीसरा पॉइंट कहता है डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या होता है कि डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड कैश एंड बैंक रिसिप्ट ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है ना, इसमें क्या होता है कि कैश और बैंक के रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है उनके अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। कहने का मतलब ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कि उसका जो डेबिट साइड होगा उसमें आपका कैश का और बैंक का रिसिप्ट रिकॉर्ड किया जाता है सिंपल भाषा में। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बोलता है कि डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकर्ड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, मतलब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट होता है उसका जो डेबिट साइड होता है वहाँ पर एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि अभी करंट अकाउंटिंग पीरियड में जिसको शामिल किया गया है। ठीक है। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या कहता है? क्रेडिट साइड। ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड्स पेमेंट इन कैश एंड थ्रू चेक। मतलब कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं या फिर चेक में कर रहे हैं, उसको रिसिप्ट्स और पेमेंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि रिकॉर्ड इनकम एंड गेन्स अर्नड इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपका कितना इनकम हुआ है, कितना गेन हुआ है करंट अकाउंटिंग पीरियड में, उसको जो है रिकॉर्ड किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर समझ में आ रहा हो? ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो पांचवा पॉइंट आ जाता है कि ये अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक, मतलब इस अकाउंट का टाइप क्या है। ठीक है। तो जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका जो नेचर होता है अकाउंट का वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है।
अब बात करेंगे पीरियड्स की। रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर that may be related to the current accounting period or the preceding accounting period or the succeeding accounting period। कह रहा है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को साल के दौरान में रिकॉर्ड किया जाता है। दैट मे बी रिलेटेड टू द, जो कि रिलेटेड होता है आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो अभी करंट अकाउंटिंग में चल रहा है, या फिर जो पिछला अकाउंटिंग पीरियड चल रहा था, या फिर जो आगे आने वाला अकाउंटिंग पीरियड होगा। ठीक है। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है कि रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेड ड्यूरिंग करंट अकाउंट पीरियड। इसमें क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है करंट अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। जो अभी अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है ना, उसी के दौरान में तुम्हारा इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है। ये पीरियड के करंट पीरियड के दौरान होता है। ठीक है। इसके बाद अब 7वें पॉइंट में हम चलते हैं। तो 7वां पॉइंट बताता है हमें ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। तो ये कहता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कि दिस अकाउंट डिपिक्ट्स द कैश पोजीशन ऑफ एन एनपीओ। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, वो डिपिक्ट करता है एनपीओ के कैश की पोजीशन, मतलब कि एनपीओ का कैश पोजीशन क्या है उसको डिपिक्ट करता है ये अकाउंट। ठीक है। उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि दिस अकाउंट शोज द नेट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ सरप्लस और डेफिसिट ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूरिंग द ईयर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है कि जो जैसे कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ साल के दौरान चलती है, तो उसमें जो है ना, उसका जो नेट रिज़ल्ट आता है, उस नेट रिज़ल्ट को या तो सरप्लस कहेंगे या फिर डेफिसिट कहेंगे। ठीक है। अगर तुम्हारा उसमें अर्निंग मतलब इनकम हुआ है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सरप्लस उसे कहा जाएगा। अगर तुमने प्रॉफिट अगर कुछ कमाया है तो उसको सरप्लस में कहा जाएगा। यदि कहीं घाटे का सौदा हो रहा है तो उसको डेफिसिट कहा जाएगा। ठीक है। बात करेंगे डिप्रिसिएशन की। डिप्रिसिएशन में क्या होता है कि इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स लाइक डिप्रिसिएशन, प्रोविज़न एक्सेट्रा। तो मतलब कि इसमें कोई भी नॉन कैश आइटम, मतलब कि वो आइटम जो है कैश से रिलेटेड नहीं है। इसके अंदर में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स, चाहे वो तुम्हारा डिप्रिसिएशन हो गया हो, चाहे वो प्रोविज़न हो गया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इट इंक्लूड्स नॉन कैश आइटम्स लाइक depreciation, provisions, etc. in order to ascertain the actual net profit और net loss। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर में नॉन कैश आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा। अभी भी क्लियर कर देता हूँ इस कंसेप्ट को। क्या बोल रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम को इंक्लूड किया जाएगा। और ये नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं? डिप्रिसिएशन, प्रोविजंस, इन ऑर्डर टू एज सर्टेन द एक्चुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, मतलब कि इसको एक्चुअल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या कहता है कि दिस अकाउंट बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट। मतलब कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में जो अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंस होती है ना, वो कैश इन हैंड की होती है, या फिर कैश एट बैंक की होती है, या फिर ओवरड्राफ्ट की होती है। यहीं से इसका अकाउंट शुरुआत होता है। इसी तरह से अगर
इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो यूजुअली इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस बट समटाइम्स सरप्लस और डेफिसिट फॉरवर्डेड फ्रॉम द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड if not added to the capital fund can be shown as the opening balance of this account। यहाँ पर बात ये हो रही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यूजुअली तो कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ सरप्लस और डेफिसिट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है हमारे लास्ट अकाउंटिंग पीरियड के से। ठीक है, तो होता क्या है कि उसको फिर दर्शाया जाता है उस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस में। यदि नहीं होता है तो उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या कहता है कि द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट। मतलब कि इस जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें क्या होता है कि इस अकाउंट में क्या करते हैं कि फिगर्स की बैलेंस किया जाता है। किस टर्म्स में? क्लोजिंग बैलेंस के टर्म्स में। और वो क्लोजिंग बैलेंस किस किस में हो सकती है? कैश इन हैंड में हो सकती है, कैश एट बैंक में हो सकती है, या फिर ओवरड्राफ्ट में हो सकती है। इसी तरह से आगे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बोल रहा है कि जैसे कि द बैलेंसिंग फिगर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर सरप्लस if income is greater than expenses, of deficit if expenses is greater than incomes। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम सरप्लस के फॉर्म पे। पहले सरप्लस किस फॉर्म में होगा? जब तुम्हारी इनकम तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर तुम्हारा खर्चा 10,000 का है लेकिन तुम्हारी इनकम 20,000 रुपये की हो रही है, तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि जो तुम्हारी इनकम है वो तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि हाँ, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो सरप्लस में आ रहा है। इसी तरह से अगर हम डेफिसिट की बात करते हैं तो जब उसका एक्सपेंसेस जो है उसके इनकम से ज़्यादा होगा। मतलब कि उसकी कमाई तो 10,000 रुपये है लेकिन उसके खर्चे 20,000 तक चले आ जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको डेफिसिट कहा जाएगा। और इसी सरप्लस और डेफिसिट के फॉर्म में ही क्लोजिंग बैलेंस को फिगर किया जाता है, बैलेंसिंग फिगर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट है उसको प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग के कैश बेसिस पर। वहीं इनकम और एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो उसको प्रिपेयर किया जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।